हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान गाइस। मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जो कि भारत एवं विश्व का भूगोल है गाइस। यहाँ पे हमारा चल रहा है भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका जलवायु एंड क्लाइमेट। जितना कर लिया है उससे आगे की बात करेंगे, 4th पार्ट चलेगा भी। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक चीज़ और गाइस, ये जो बुक है अगर मैं बात कहूँ तो ये एक बुक इनफ है आपकी, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी से मतलब कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए इनफ बुक है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, अगर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का जो है लिंक मिल जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से इससे बेस्ट बुक अभी तक कोई नहीं है। तो गाइस एक बहुत प्यारी चीज़ इसमें ये भी है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको टॉपिक के संग सब टॉपिक्स भी मिलेंगे यहाँ पे कि हमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो इतनी बेहतरीन बुक आपको शायद ही कहीं मिले, और जिसका इंडेक्स ही इतना अच्छा है। देखिए गाइस, यहाँ पे हम जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा जलवायु, बाकी के भी चैप्टर्स आप देख लीजिए उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए पढ़ने से पहले कि आपको कहाँ तक जाना है, आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए। और तो इन सब के बाद गाइज एक चीज़ ये कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़, दूसरा, घटना चक्र की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको घटना चक्र की वीडियोस मिल जाएंगी। फिलहाल चलिए, अब जो है हम लोगों ने जितना कर लिया था अब हम उससे आगे की बात करते हैं। तो हम लोग कर रहे थे जलवायु में अभी जो हम पार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका जलवायु का वर्गीकरण, यानी कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भारत की जलवायु क्या है, कैसी है, मानसूनी प्रकार की है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो एक जलवायु प्रदेश में क्या है, जलवायवीय दशाओं में समरूपता होती है जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। मतलब इसने ये बोला कि अगर हम एक जलवायु प्रदेश की बात करें, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें जहाँ की जलवायु, तो वहाँ हम देखेंगे जो वहाँ की जलवायु दशाएं हैं वो क्या होती हैं, एक जैसी होती है, ठीक है। तो जो क्या होता है, जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। मतलब कि जलवायु के भी अपने अपने कारक होते हैं जिनके संयुक्त बहुत सारे कारक होते हैं। तो आप कह दीजिए कम से कम मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 10 कारक है, तो इन 10 के 10 कारकों का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा, तब हम देखेंगे जलवायु दशाएं देखेंगे, ठीक है, एक जैसी होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। अब इसका जो तापमान है, वर्षा, जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि जलवायु पे दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक है तापमान और वर्षा, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या, तापमान और वर्षा, किसके लिए, जलवायु के लिए। अब इसका जलवायु वर्गीकरण की अनेक क्या है पद्धतियाँ हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कोपेन का जलवायवीय वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। यानी कि ये एक बंदा है कोपेन, उसका एक सिद्धांत है, ठीक है, कौन क्या है, जलवायवीय वर्गीकरण, ठीक है, इसको हमने सबसे ज़्यादा मान्यता दे रखी है। उन्होंने जलवायु वर्गीकरण हेतु क्या है, तापमान और वर्षा को सबसे इंपॉर्टेंट बताया। इसने कहा जलवायु अगर बहुत अलग अलग तरह की जलवायु है तो उसका जो महत्वपूर्ण कारण हो सकता है वो तापमान हो सकता है, वर्षा हो सकता है। कोपन की पद्धति पर आधारित भारत में जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्गीकरण देखिए। तो इसने लिखा भारत जलवायु प्रदेश की बात कर लेते हैं, कोपन की योजना के अनुसार हम बात करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप देखिए बहुत कुछ है। देखिए जलवायु के प्रकार लिखा है और क्षेत्र लिखा है, ठीक है। भारत में हम बात करेंगे, जैसे इसमें लिखा है लघु शुष्क ऋतु वाला क्या है, मानसून प्रकार, ठीक है, लघु शुष्क ऋतु, ठीक है, और शुष्क ग्रीष्म ऋतु लिखा है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, फिर है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, गर्म मरुस्थल, ये सब आपको भारत में मिल जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं अभी, फिर पढ़ेंगे दोबारा से। फिर एक हो गया शुष्क शीत ऋतु वाला, फिर है लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीतल ऋतु वाला ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, ठीक है। चलिए समझते हैं अभी यहाँ पे, चलिए पीछे चलिए। अब इसने कहा शुष्क है लेकिन कम, यानी कि लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। अब इसने क्या बोला, जो ये वाला साइड है वैसे ये क्या है, पश्चिमी तट होता है। गोवा मान लेते हैं यहाँ पे है, तो गोवा के पश्चिम में, यानी कि ये वाली साइड पे गोवा के पश्चिम में, ठीक है, आपको मिलेगा कैसा, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार मिलेगा आपको। फिर तमिलनाडु का कोरोमंडल तट आपको कैसे, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार मिलेगा। ये कहाँ पे गए,
ये रहा ये वाला साइड, देखिए लिखा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार। ये क्या मिलेगा, कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग ऐसा ही मिलेगा आपको। उष्ण कटिबंध मतलब इसने कहा यहाँ पे मान लेते हैं कर्क रेखा जा रही है, ये देखिए लिखा हुआ कर्क रेखा जा रही, इसके दक्षिण में अधिकतर आपको यही मिलेगा। क्या, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार का जलवायु। ठीक है, उसके बाद है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ये लिखा है उत्तर पश्चिम गुजरात हो गया आपका, पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, पंजाब का कुछ भाग हो जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। यानी कि आप यहाँ आ जाइए, तो इसने कहा यहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा, यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस आपको, ये देखिए अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है गर्म मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी भाग आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका गर्म मरुस्थल। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही वैसे भी। और फिर शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, ये आपको कहाँ मिलेगा, गंगा का मैदान, शुष्क और शीत ऋतु वाला। तो गंगा का मैदान है पूर्वी राजस्थान हो गया, उत्तरी मध्य प्रदेश हो गया, आपका उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश प्रदेश यही मिलेगा। ठीक है, तो गंगा का मैदान आप मान लीजिए ये वाला एरिया, पूरा ये वाला एरिया, यहाँ राजस्थान थोड़ा सा आपका पूर्वी राजस्थान है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया, तो यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा भी देखिए, यहाँ लिखा है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है लघु ग्रीष्म और क्या है, ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जो है जलवायु प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ यानी कि हर जगह की जलवायु कुछ अलग अलग सी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसने एक और है ध्रुवीय प्रकार। अब ये ध्रुवीय प्रकार तो बहुत ठंडी जगह पर मिलेगा, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये वाला एरिया मिल जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है ध्रुवीय प्रकार, मतलब इसने कहा हर जगह जैसा जैसा तापमान है, जैसा जैसा वर्षा है, उसकी वजह से आप देखेंगे ना जो आपका मानसून है वो भी अलग अलग होगा, यानी कि जलवायु अलग अलग होगी, अलग अलग टेम्परेचर जहाँ पे है। देखिए यहाँ का टेम्परेचर आप वैसे ही जानते हैं राजस्थान का ज़्यादा होता है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बीच में। ठीक है, तो हर जगह टेम्परेचर अलग है, हर जगह की वर्षा अलग है, तो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग, तो जलवायु सबकी अलग अलग। ठीक है, हमने सब देख लिया। अब पूरे भारत में कहाँ पर कैसी जलवायु है ये हम जान गए। अब इसने लिखा है मानसून संबंधी अनुसंधान कार्य में लगे प्रमुख संस्थान, यानी कि ऐसे संस्थान जो मानसून संबंधी अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। जैसे इसने कहा भारतीय मौसम विभाग कहाँ पे है, नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे, पुणे, इंपॉर्टेंट है। मध्य दर्जे के राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र नोएडा, ठीक है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। अंतरिक्ष प्रयोग केंद्र अहमदाबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। सेंटर फॉर मैथमेटिकल क्या लिखा है, मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन, बेंगलुरु, ओके, ये इतना पता नहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं है, चलिए आपको पता होना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, यानी ये लिखा है IIT, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी होता है, संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट होता है, और इंडिया का इंडियन तो भारतीय मतलब इंडियन, तो IIT भुवनेश्वर, IIT नई दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT सॉरी ये IIT नहीं है, ये है गाइस भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे, बेंगलुरु, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, ये भी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान ये होता है गाइस क्या है ये, सीडेक, ठीक है। फिफ्थ में लिखा है विज्ञान तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे, कोच्चिन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU वाराणसी, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है, संस्थान है जो मानसून संबंधी अनुसंधान कार्य के लिए लगे हुए हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक हो गए, यानी आप वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप जलवायु देखते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं, तो ठीक है, एक वो जगह है कहाँ पे, पहले हम उसकी स्थिति भी देखेंगे, हाँ इसकी उच्चावच भी देखेंगे, कितनी ऊंचाई पे है, क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर। जैसे इसने कहा अक्षांश, ठीक है, आप पृथ्वी की बात करते हैं, ये 0 डिग्री होता है, ऐसे आप लाइन खींचते खींचते 90 डिग्री उत्तर में, और ऐसे खींचते खींचते 90 डिग्री, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके 90, 1 2 3 4 ऐसे करके 90। तो ये जो लाइन्स होती है ना गाइस, ये होती है अक्षांश रेखाएँ, ठीक है। अब इसने कहा कर्क
रेखा के उत्तर में अक्षांश की बात हो रही है, ठीक है। अब इसने कहा कर्क रेखा के उत्तर में भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग क्या उष्ण कटिबंध पड़ता है। मतलब समझेंगे, उष्ण कटिबंध यानी कि गर्म हो गया, ये शीतोष्ण थोड़ा सा ठंडा हो गया, ठीक है। अगर भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण उष्ण कटिबंध के में जो है पूरे वर्ष क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है, कम दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। और कर्क रेखा के उत्तरी भाग, ये तब समझेंगे अभी, कर्क रेखा के उत्तरी भाग में क्या है, भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण क्या होता है, उच्च दैनिक और क्या है वार्षिक तापांतर के साथ क्या है विषम जलवायु पाई जाती है। मतलब इसने क्या कहा समझिए, इसने कहा ये है आ गया, ये हो गई आपकी पृथ्वी, राइट। पहली चीज़ ये बना देते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये बना देते हैं कर्क रेखा, ठीक है, जो कि है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो जो भारत होता है ना, आधा कर्क रेखा के ऊपर है, आधा कर्क रेखा के नीचे है। जो कर्क रेखा के ऊपर है वहाँ कैसी जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय मिलेगी, ठीक है। और जो कर्क रेखा के नीचे है वो उष्ण होगी, मतलब वो थोड़ी सी गर्म होगी। क्यों? क्योंकि वो नीचे है कर्क रेखा के और भूमध्य रेखा के पास में है। हम जानते हैं यहाँ पे सूर्य चलता है तो ये गर्म होता है एरिया। कर्क रेखा के ऊपर की बात करें तो शीतोष्ण, एक बात। अब भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री के निकट होने के कारण क्या होता है, उष्ण कटिबंध में पूरे वर्ष, अब भूमध्य रेखा के आप अगर पास हो तो क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर आप टेम्परेचर की बात करें, दिन और रात की बात करें तो ज़्यादा अंतर भी नहीं होता है टेम्परेचर में, यानी कि ऊंचा तापमान होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, कम दैनिक और क्या है वार्षिक तापांतर। मतलब दिन की अगर बात करें, 24 घंटे की बात करें तो दिन और रात में ज़्यादा अंतर नहीं होगा टेम्परेचर में, ठीक है। और दूसरा अगर आप पूरे वर्ष की बात करें, जैसे अगर आप जून जुलाई अगस्त की बात करें या नवंबर दिसंबर की बात करें तो भी टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। कर्क रेखा के उत्तरी भाग में अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा से दूर है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दैनिक और वार्षिक जो तापांतर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। एक चीज़ मतलब दिन में कुछ और होगा, रात में, दोनों में जो तापांतर के साथ क्या है, जलवायु भी यहाँ पे कहती होती है विषम होती है, यानी ठंड बहुत ज़्यादा है तो जलवायु विषम है। अब हिमालय पर्वत की अवस्थिति है, अगर यहाँ हमने अक्षांश, अभी हमने देखा, हमने कहा कि भैया जो स्थिति की बात की तो अक्षांश के आसपास हमने देख ली, ठीक है। तो अब दूसरा इसने बात करी कि हिमालय पर्वत की अवस्थिति की बात करते हैं। देखिए हिमालय पर्वत अपने विस्तार और ऊंचाई के कारण एक प्रभावी जलवायु विभाजक का कार्य करता है। यानी गाइस अगर आप हिमालय पे ऊपर जाते जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको अलग टाइप के पेड़ मिलेंगे, यहाँ पे आपको अलग टाइप के पेड़ मिलेंगे, यहाँ पे आपको अलग टाइप के पेड़ मिलेंगे। जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो अलग अलग टाइप के पेड़ आपको मिलते जाएंगे, मतलब वहाँ पे सब कुछ अलग विस्तार है हिमालय का, जानते हैं। ऊंचाई के कारण जो जलवायु है वो भी वहाँ की अलग अलग है, तो जलवायु विभाजक का काम कर रहा है एक चीज़, मतलब अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग टाइप की जलवायु, तो वहाँ पे आपको अलग अलग सारी चीज़ें अलग अलग दिखेंगी। ये पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय उपमहाद्वीप को जो है साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उससे बचाता है, मानसून पवनों को रोककर वर्षा कराता है। मतलब इसने ये बोला कि अगर हम ये कहें कि ये भारत है, ये भारत के ऊपर हिमालय है, ये साइबेरिया है जो कि रशिया में, यहाँ से देखिए यहाँ पे हमेशा क्या होती है, बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ से जो है इसने कहा ठंडी ठंडी हवाएं ऐसे आ रही होती है भारत की तरफ, तो हिमालय क्या करता है ना, तो इस ठंडी हवा को भारत में अंदर घुसने से रोकता है, एक बात। दूसरा, जो दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे करके अंदर भारत में जब जा रहा होता है, बंगाल की खाड़ी से अंदर जा रहा होता है, तो ये हिमालय ही पर्वत है जिससे ये जो हवाएं हैं टकराती हैं और यहाँ पे वर्षा कर देती है। ये दो बात इसने कही, हिमालय की वजह से ये दो चीज़ें हो रही हैं। दूसरे, जल और स्थल का वितरण देख लीजिए। अब इसने कहा भारतीय भूभाग 3 तरफ सागरों से घिरा हुआ है, बिल्कुल आप समझते हैं। अगर आप भारत ऐसे बनाते हो तो यहाँ हो गया अरब सागर, यहाँ हो गया इंडियन ओशन या मतलब हिंद महासागर, और यहाँ हो गया बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, 3 तरफ घिरा है। इसके उत्तर की ओर क्या है, अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास हिमालय है ऊपर की उत्तर की तरफ। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, बिल्कुल सही बात है। स्थल बहुत तुरंत नहीं, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ही गर्म होता है, लेकिन जल के संग ऐसा नहीं है, वो देर से गर्म देर से ठंडा। जल एवं स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश जो है विकसित हो जाते हैं। ये वायुदाब प्रदेश मानसून पवनों के उत्क्रमण के कारण बनते हैं। मतलब इसने कहा कि आप जब देखेंगे कि स्थल है, ये जल है, तो इन दोनों के टेम्परेचर, स्थल जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, यहाँ पे देर से गर्म देर से ठंडा समुद्र, राइट। इसकी वजह से क्या होता है,
विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग वायुदाब, कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है। अगर हम गर्मी की बात करें तो स्थल बहुत ज़्यादा गर्म है तो लो प्रेशर, या उसके कंपैरिजन में समुद्र में हाई प्रेशर, हवाएं ऐसे चलने लगेंगी। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठंड में स्थल ठंडा है तो हाई प्रेशर, समुद्र स्थल की अपेक्षा गर्म होता है तो लो प्रेशर, तो हवाएं ऐसे चलने लगेंगी। तो ये वायुदाब प्रदेश जो है मानसूनी पवनों के उत्क्रमण के कारण बनते हैं। चलिए, अब दूसरा इसने कहा समुद्र तट से दूरी, मतलब लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जबकि आंतरिक भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से क्या है वंचित रह जाता है, और यहाँ पर क्या है विषमकारी जलवायु पाई जाती है। मतलब ये समझिए, अगर आप समुद्र के पास हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ना टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि तापमान ऑलमोस्ट ना एक जैसा रहता है। लेकिन वहीं आप समुद्र से जब दूर चले जाए, यहाँ पे अगर बात करें तो कई ठंड में आप देखेंगे भयंकर ठंड होती है, गर्मी में देखेंगे भयंकर गर्मी होती है। लेकिन अगर समुद्र तट के आसपास रहते हैं, ना भयंकर ठंड होगी ना भयंकर गर्मी होती है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा है समुद्र से ऊंचाई की बात करते हैं। देखिए, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, सब जानते हैं। विरल, जैसे जैसे पहाड़ों पर आप ऊपर की तरफ जाएंगे आप देखेंगे ठंड लगने लगेगी आपको। विरल वायु के कारण क्या होता है, देखिए ऊपर जैसे जैसे आए वायु कम होने लगेगी, जिसके कारण क्या है पर्वतीय प्रदेश जो है मैदान की तुलना में अधिक ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं। अब लिखा है एक ही अक्षांश पर अवस्थित आगरा और उसी अक्षांश पर दार्जिलिंग है। देखिए, आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस लिखा है, दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस लिखा है। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग, देखिए दो चीज़ें, जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ पे ही आगरा है और यहीं पर दार्जिलिंग है। बट दार्जिलिंग में प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम नहीं, दार्जिलिंग की बात यह है कि वो थोड़ा सा ऊंचाई पे आपको मिलेगा, उसी अक्षांश पे थोड़ा सा हाइट पे मिलेगा। इसके शीत ऋतु के तापमान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। देखिए, शीत ऋतु में आगरा 16 डिग्री पे है और दार्जिलिंग 4 डिग्री पे है। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग ऊंचाई पे है। अब इसमें लिखा उच्चावच की बात करें तो इसमें लिखा है कि भारत के भौतिक स्वरूप और उच्चावच में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। यानी भारत में आप हर जगह देखेंगे कहीं पे कुछ कहीं पे जो भौगोलिक स्थिति कहीं अलग है, कहीं अलग है। ठीक है, अब इसमें जो तापमान, वायुदाब, पवन की गति, दिशा, ढाल की मात्रा, वितरण को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसमें कुछ समझने जाता नहीं था। वायुदाब तथा पवनों से जुड़े कारक की बात करते हैं, यानी वायुदाब और पवन का धरातल पर वितरण। ये क्या है गाइस? दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहतियों और जेट प्रवाह के अंतर। तो कैसे ये पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे ये फिलहाल समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट सा नहीं लगा। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन भयंकर, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित क्या होता है, इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखिए। मतलब इसने कहा भारतीय मानसून की हम बात कर रहे हैं और हम देखेंगे इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम नहीं पढ़ चुके ऑलरेडी। इसने कहा इंडियन ओशन जो परिघटना है उसमें उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान में अंतर विशेष होता है। देखिए, हमने देखा था कि जैसे ये भारत है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, हम कह रहे थे एक साइड जो है अरब सागर का टेम्परेचर सपोज कि बहुत ज़्यादा हो गया तो बंगाल की खाड़ी का कम हो गया, या अरब सागर का कम हो गया तो बंगाल की खाड़ी का ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल देखा था हमने, एक नकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल देखा था। ठीक है, तो हमने ये बात करी थी अरब सागर और कहाँ पे बात करी थी, बंगाल की खाड़ी में, ना कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी हिंद महासागर, यहाँ नहीं देखा था हमने। मतलब इसमें ना देख के हमने कहाँ देखे, इंडियन ओशन के इधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में देखा था। तो पहला वाला गलत। दूसरे, इंडियन ओशन परिघटना मानसून पर जो है एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। हाँ, इसने कहा कि इंडियन ओशन डाइपोल और एल नीनो की वजह से ये भी चेंज हो सकता है या इसकी वजह से ये चेंज हो सकता है। नहीं, एल नीनो की वजह से आपका ये बदल सकता है और जिसकी वजह से जो है भारतीय मानसून में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया केवल बी। ठीक है, दूसरा लिखा है निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। तो देखो, ठंड में कहाँ मिलती है? देखिए, ठंड में तमिलनाडु के तट यानी कि कोरोमंडल तट पे बारिश होती है। कब? जब जो मानसून है वापस लौट रहा होता है और बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, नमी लेके कोरोमंडल तट आपका इधर है, बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे गिराता है, बारिश करवा देता है। ठीक है, तो देखिए ये लौटता हुआ मानसून होता है जिसे हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कोरोमंडल तट, तमिलनाडु आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून का काल में निम्नलिखित दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे जाता है गाइस, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 करके जा रहा है। तो इस निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो गाइस देखिए कहाँ पे होती है। देखिए कोलकाता तो बिल्कुल यहीं पे पड़ जाएगा, तो यहाँ तो ज़्यादा वर्षा होगी क्योंकि नमी है अभी हवाओं में, ठीक है। फिर है मैंगलोर है, चेन्नई है, तो चेन्नई कहाँ पड़ता है गाइस, तो मैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ना बी, वो इसने कहा सबसे कम वर्षा कहाँ होगी बोल रहा है ये। तो गाइस इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम जानते हैं कि यहाँ पे है तमिलनाडु, चेन्नई आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। हमने कहा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ऐसा चला जाता है और ऐसे चला जाता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तो यहाँ पे कोरोमंडल तट पे वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। अभी हमने देखा था अगर लौटते हुए मानसून यानी ये उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। तो आंसर बहुत सिंपल है, चेन्नई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, ठीक है। उच्च हिमालय उसे जो है जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ठीक है। तो गाइस बात तो ये भी सही है और बात ये भी सही है, दोनों बात सही है। और जो इसने कहा लेगा ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी करता है कि हिमालय की वजह से ये होता है, ठीक है। जलवायु संबंधी विशिष्टता आती है हिमालय की वजह से, हम जानते हैं। अब देखिए अब लिखा है मानसून का निवर्तन इंगित होता है, मतलब निवर्तन यानी कि जब मानसून लौटता है यानी कि तब कौन सा मानसून होता है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है, ठीक है। लौटता हुआ मानसून की बात हो रही है। साफ आकाश रहता है, बिल्कुल सही बात है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से होता है ये, क्या बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब, देख तो बात ऐसी है, ये भी बात सही है। और स्थल पर ताप के बढ़ने से, तो ये बात भी सही है। मतलब अब समझिए कैसे, सबसे पहले जब मानसून लौटता है तो आकाश साफ रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा बात करते हैं, अब यहाँ पे भारत है, ठीक है। अब जब मानसून लौट रहा होता है ना तो गाइस क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हाई प्रेशर बनने लगता है, ठीक है। नहीं सॉरी, एक बार फिर से बात करते हैं। तो गाइस बात ये है कि देखिए ये बात आपकी सही है, हम जानते हैं बंगाल की खाड़ी में दाब परिस्थिति अधिक हो जाती है और स्थल का तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद जो है मानसून जो है वापस लौटना स्टार्ट करेगा, यानी कि तीनों बार ठीक है, 1 2 3 तीनों ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। गाइस जब हम ऐसे करके देखते हैं भारत बना रहे हैं और जब हम इस तरह जा रहे हैं पश्चिम की तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा वर्षा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो भाई गाइस अब बात दोनों ही सही है, ठीक है। तो पहली वाली भी सही है, दूसरी वाली जैसे जैसे आप गंगा के मैदान में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे जो मानसून पवन है और ऊंची जाति मिलेगी, ठीक है, आर्द्रताधारी। तो इसने कहा कि दोनों ही सही है, ए भी सही है, आर भी सही है। ए जो है सही व्याख्या आर करता है, ए की जो सही व्याख्या करता है आर। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ लिखा है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म होता है, ओके। तो इसने कहा अच्छा यहाँ पे लिखा है इसका कारण, अच्छा कारण भी लिखा है। देखो इसने कहा कि कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई गर्म होता है, क्यों? अगर हम भारत बनाते हैं, ठीक है, अगर हम भारत ये बना रहे हैं, ठीक है, कोलकाता आपको यहाँ देखिएगा, चेन्नई आपको यहाँ देखिएगा, भूमध्य रेखा यहाँ देखिए कि भूमध्य रेखा के पास जो भी होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, तो चेन्नई ज़्यादा पास है। तो बिल्कुल आप ये मान सकते हैं अक्षांश की वजह से, क्योंकि चेन्नई नीचे है, भूमध्य रेखा के पास है, ठीक है, जैसे आप समझ गए होंगे यहाँ पे चेन्नई आपकी भूमध्य रेखा के पास है और ये कोलकाता आपका भूमध्य रेखा से दूर है। ये हो सकता है इसका आंसर ए का 5, ठीक है। दूसरा हिमालय में हिमपात, अच्छा तो इसने कहा जो हिमपात है वो, चलिए इसको 1 मिनट के लिए देखो, इसका आंसर होगा तुंगता की वजह से। अब इसने कहा पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते, ठीक है, वर्षा कम होती आती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप इधर देखिए जब आप ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा और यहाँ पे आपको भारत में पंजाब मिलेगा, ठीक है। तो जब आप इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ है समुद्र, यहाँ है आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ है आपका पंजाब, जैसे जैसे आप यहाँ जाएंगे तो समुद्र से दूर जाते जा रहे हैं, तो ये भी सही है। फिर इसने सतलुज गंगा मैदान में क्या है, शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, ठीक है। अब इसने कहा ये किसकी वजह से, पश्चिमी दाब की वजह से होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होती है, हम जानते हैं। जब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हो गया आपका भारत जो भी है इस तरह से बन रहा है, यहाँ से आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ जिसकी वजह से आपको यहाँ पे वर्षा मिलेगी, ठीक है। कब मिलती है, ठंड के टाइम में मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया ये वाला, यानी आंसर कुछ ऐसा है, इसका 5 हो गया, मतलब ए का है 5 और इसका है 2 और इसका है आपका क्या था, समुद्र से दूरी यानी कि 4 और इसका आंसर है 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो,
तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा जो है अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो कारण क्या है? देखिए उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। बहुत आसान सा आंसर है ये। यानी कि जब शीतकाल होता है, ठंड के टाइम में क्या होता है, भारत से जो है ऐसे करके मानसून बाहर जाता है, बे ऑफ बंगाल से जो है नमी धारण करता है, और यहाँ पे आपका है आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, ये है आपका कोरोमंडल तट। ऐसे करके यहाँ पे बारिश करता है। कब करता है? शीतकाल में करता है। कौन सा मानसून है ये? उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं इसे। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट जो है चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। तो इसने कहा कि यहाँ पे चक्रवात ज़्यादा आते हैं, यानी कि ये है पूर्वी तट। ये बात हो गई सही आपकी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं। ऐसे भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। तो गाइस ये वाली बात भी सही है बिल्कुल। जो भारत का पूर्वी तट है, उत्तर पूर्व, देखिए क्या होता है, ये हो गया आपका, ये हो गया 23.5 डिग्री, और ये हो गया 66.5, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसमें कौन सी पवनें चलती हैं? व्यापारिक पवनें। ठीक है, तो यहाँ चलती हैं व्यापारिक पवनें। भारत की अगर हम बात करें तो ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भारत को? ये बन गया हमारा भारत। तो ये रहा पूर्वी तट, तो ये आ गया आपका इस वाले बैंड के अंदर, यानी कि ये व्यापारिक पवनों वालों में आ गया, व्यापारिक हवाओं में आ गया। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है, मतलब बात ये भी ठीक है और बात ये भी ठीक है, लेकिन ये दो अलग अलग बातें हैं। तो यानी कि ये इसने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, दोनों अलग अलग बातें। इस वजह से भारत के किस भाग में सर्वाधिक जो है दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाएगा? भूमध्य रेखा से एक तो आपको दूर होना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत की अगर हम बात करें तो एक लिखा है पूर्वी तटीय प्रदेश, यानी कि एक इसने लिखा है ये वाले एरिया। एक लिखा है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र, यहाँ लिख दिया। एक इसने लिखा है अंडमान द्वीप, लिख दिया। अब एक इसने लिखा है राजस्थान के मरुस्थल, यहाँ लिखा। इसने कहा सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है, तो गाइस पहली चीज़, समुद्र से आप बहुत दूर हो जाओ। तो समुद्र से बहुत दूर है, ये है, देखिए आपका राजस्थान बहुत दूर है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा तापांतर, यानी कि दिन के समय, वैसे भी आप देख लो राजस्थान में रात के समय ठंड होती है बहुत अच्छी खासी, और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी। तो यानी तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आपको मिल जाएगा राजस्थान में। तो आंसर बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। चलिए, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है क्योंकि अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, क्या किस वर्ड से हुई है? मौसम से हुई है। ठीक है, अरबी भाषा का एक वर्ड है मौसम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है, यानी कि मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून जब आ रहा होता है तो सबसे पहले कहाँ टकराता है? यहाँ पे, केरल में। चलो आगे, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव को सामान्य दिशा है कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम, ऐसे आ रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है दक्षिण पश्चिम से, अच्छा दक्षिण पश्चिम से इधर है, तो ये है उत्तर पूर्व वाली साइड होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बहुत ही आसान आंसर है। ठीक है, मतलब कैसे आ रहा है भारत में? ये अगर भारत है आपका तो गाइस ऐसे आता है, देखिए, तो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये कहाँ से चल रहा है? दक्षिण पश्चिम से चल रहा है, और कहाँ जा रहा है? उत्तर पूर्व, यानी कि ये ऐसे जा रहा है। तो ये वाला साइड हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूर्व। चलो, अब यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इनमें से सबसे सूखा स्थान, तो गाइस इसमें बहुत ही आसान है, लेह सबसे सूखा है। ठीक है, चलिए अब लिखा है कि विचार करते हैं कथन पे कौन सा सही है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। ठीक है, तो इसकी बात ये सही है। देखिए यहाँ पे मानसून आ गया, जून में आ गया, पहले सप्ताह में आ गया। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसे 15 दिन लग गए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसे 15 दिन ये लेट से आया है। उत्तर भारत में 15 दिन लेट से आया मान लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर पूरे 3 महीने मानसून रहा, लेकिन यहाँ पे पूरे 3 नहीं, 2 महीने 15 दिन ही रहेगा, क्योंकि 15 दिन तो यहाँ पहुँचने में लग गए, उसके वेस्ट हो गए। ठीक है, तो ये पहली बात सही है। अब लिखा है उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, तो इसने कहा कि अगर हम उत्तर भारत में हैं तो इसने कहा वार्षिक वृष्टि की जो मात्रा है पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे जाएंगे तो घटेगी। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही बात है। ठीक है, तो यानी कि आप जब पूर्व में जाएंगे, पूर्व से जब पश्चिम की तरफ जाएंगे, यहाँ पे समुद्र है। ठीक है, तो हवाएं ऐसे चल रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो यहाँ पे वर्षा है उसकी मात्रा अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो नमी जो है आपकी यहाँ बारिश करती करती आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखे अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। ठीक है, अमृतसर कहाँ पे? पंजाब में है। शिमला है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है हाइट पे। तो अब देखो, इसने कहा कि उनकी जो जलवायु अलग है, क्यों? क्योंकि उनकी हाइट
मान लेते हैं अमृतसर है यहाँ पे, शिमला है यहाँ पे। तो जैसे ही आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, हालांकि एक ही अक्षांश पे है, हाइट पे तो वैसे ही शिमला में ठंड ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हाइट की वजह से, ठीक है, जलवायु अलग हो जाएगी दोनों की। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? अच्छा, किस से प्राप्त होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा आपकी होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, कुछ 74%। तो 74% वर्षा तो इसी से हो जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? तो गाइस कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है, ठीक है। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून ऐसे 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 आता है और यहाँ कोरोमंडल तट पे टकराता है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु पे टकराता है। अच्छा, आम्र वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? आम की फसल से। यानी जब वर्षा ऋतु आ रही होती है ना गाइस, तो क्या होता है, उससे पहले क्या है, बारिश की बौछार सी पड़ती है, जो कि आपकी कहाँ पे, केरल कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहाँ के लिए क्या होती है, बहुत अच्छी होती है आमों के लिए। तो आम जो है पकने लगते हैं, ठीक है। तो बस ये हो गया आंसर। फिर चेरापूंजी अवस्थित है, तो ये चेरापूंजी कहाँ पे गाइस? मेघालय में अवस्थित है। तो बहुत बहुत सिंपल है। मेघालय कहाँ है वो तो आप जानते ही होंगे, शायद नहीं जानते तो हम बना देते हैं, और क्या। तो ये हो गया आपका, इधर मेघालय है, यहीं पे आपको चेरापूंजी मिल जाएगा। तो ये देखिए आंसर भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी देख लेते हैं, मृदा है नहीं कि सॉइल है। इसे भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर मेरा अच्छा लगा होगा पढ़ाया हुआ। तो गाइस अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, या ये कमी है, कमी भी बताइए। अगर कोई कमी है तो बताइए, मैं उसको सुधारने का पूरी तरह से प्रयास करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उससे पहले एक और बात, अगर आप घटना चक्र की वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये बुक जो है बहुत बेस्ट बुक है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो अगर आप इसे ही पढ़ लें तो ज्योग्राफी की और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो आप ज़रूर परचेज़ करिएगा, क्योंकि वीडियो देख के आप कितना करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। पहली बार तो ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बार भी आप कह सकते हैं हाँ मुझे पूरी तरह से याद नहीं हुआ, रिवीजन के लिए मैं देख लूँगा। लेकिन तीसरी बार से आप वीडियो देख के अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि स्पीड होती है स्लो, ठीक है, और आपको फटाफट पढ़ना होता है। तो उसके लिए बेस्ट होती है बुक खरीदिए। 2 बार आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन तीसरी बार वीडियो देखना बेवकूफ़ी है, तब आप बुक पढ़िए। चलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को ऐड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।